औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फास्ट ब्लॉक टू पोलिसपर्मी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्लो ब्लॉक टू पोलिसपर्मी। फास्ट ब्लॉक पोलिसपर्मी में हमने उसको कंप्लीट उसको देख लिया था, क्या क्या उसमें प्रोसेसेस होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्लो ब्लॉक टू पोलिसपर्मी। स्लो ब्लॉक पोलिसपर्मी को डिस्कस करने से पहले हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि फास्ट ब्लॉक पोलिसपर्मी में हमने क्या देखा था, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं और एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में, सी अर्चिन के केस में ये दोनों लाजमी तौर पर स्लो ब्लॉक टू पोलिसपर्मी और फास्ट ब्लॉक टू पोलिसपर्मी सिमल्टेनियसली अकर हो रहे होते हैं। बट जो स्लो ब्लॉक पोलिसपर्मी हमें पता है वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू फास्ट ब्लॉक टू पोलिसपर्मी। तो आइए देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने डिस्कशन अपनी कहाँ पे एंड की थी। एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि जो फास्ट ब्लॉक पोलिसपर्मी है उस केस में क्या हुआ था, जब स्पर्म आके रिसेप्टर बाइंडिंग साइट पे उसके साथ एग के साथ अटैच हुआ था तो अंदर वाली साइड पे एंजाइमेटिक सीरीज एक्टिव हो गई थी, जिसने क्या किया था, सोडियम चैनल्स को ओपन किया था, सोडियम रश हुए थे इनसाइड, जिसकी वजह से पीएच में चेंज आई। पीएच में चेंज आने की वजह से एंजाइमेटिक चेंज आ गई, कुछ एंजाइम्स एक्टिव हो गए, कुछ एंजाइम्स ब्लॉक हो गए। और क्या हुआ फिर इसकी वजह से, जब सोडियम बाहर से अंदर की तरफ रश हुई तो उसके नतीजे में जो अंदर का पोटेंशियल था वो -70 मिली वोल्ट से लेकर +20 मिली वोल्ट तक पहुंच गया। इसका मतलब जो अब एग का जो नेट पोटेंशियल था वो पॉजिटिव हो गया था। और जब ये पॉजिटिव हो गया था तो इसके साथ हमने देखा था कि जो फ्यूजोजेनिक प्रोटीन्स हैं जो एक्रोसोमल फिलामेंट के ऊपर मौजूद होती हैं, जब स्पर्म आता है तो वो भी पॉजिटिव होती हैं। अब एक तरह से ये फास्ट ब्लॉक टू पोलिसपर्मी तो हो गई, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे। लेकिन ये तो परमानेंट चेंज नहीं है या परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसके साथ नेचर ने एक और प्रोसेस रखा है जिसे हम नाम देते हैं स्लो ब्लॉक टू पोलिसपर्मी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, फास्ट ब्लॉक टू पोलिसपर्मी और स्लो ब्लॉक टू पोलिसपर्मी क्या हो जाता है, एक ही वक्त में स्टार्ट हो जाते हैं। जब क्योंकि आयोनिक फास्ट ब्लॉक जो पोलिसपर्मी है उसमें आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं और आयोनिक रिएक्शंस हमें पता है क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। जबकि स्लो ब्लॉक पोलिसपर्मी में एंजाइमेटिक सीरीज के रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो कि थोड़े स्लो होते हैं एज कंपेयर टू फास्ट ब्लॉक पोलिसपर्मी और एज कंपेयर टू आयोनिक रिएक्शंस। तो बात करते हैं कि जब स्पर्म आके अटैच हुआ किसके साथ, एग के साथ, तो बाइंडिंग साइट पे, रिसेप्टर साइट पे क्या हो गई, एक दूसरे के साथ अटैच हुए। उसके बाद जो एक अंदर का सिस्टम था, प्रोसेसेस थे, वो क्या हो गए, एक्टिव हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कि स्लो ब्लॉक टू पोलिसपर्मी, स्लो ब्लॉक टू पोलिसपर्मी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो एग है, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर एक खास तरह का साइटोप्लाज्मिक रिम मौजूद होता है जिसे हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स का। क्या नाम देते हैं, कॉर्टेक्स का। जो एग का साइटोप्लाज्म है, एग साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज यूनिक। क्या है, यूनिक है एज कंपेयर टू नॉर्मल साइटोप्लाज्म। ये क्यों यूनिक है, क्योंकि इसमें अगर ये यूनिक है तो इसमें खास तरह की कोई ऐसी चीज मौजूद होगी जो इसे यूनिक बना रही है। वो हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी खास चीज है जो इसे यूनिक बना रही है। पहले हम देख लेते हैं इसे, जो एग का साइटोप्लाज्म है इसे हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स का। क्या नाम देते हैं, कॉर्टेक्स का। इसे हम नाम दे रहे हैं कॉर्टेक्स का। अब कॉर्टेक्स दो वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी दो वजह हैं इनकी, एक तो इनमें लार्ज नंबर ऑफ कॉर्टिकल वेसिकल्स मौजूद हैं। क्या मौजूद है, लार्ज नंबर ऑफ कॉर्टिकल वेसिकल्स मौजूद है। लार्ज नंबर ऑफ कॉर्टिकल वेसिकल, लार्ज नंबर ऑफ कॉर्टिकल वेसिकल्स मौजूद है। दूसरे नंबर पे क्या है, कॉर्टेक्स के अंदर एक्टिन प्रोटीन, क्लस्टर ऑफ एक्टिन प्रोटीन मौजूद है, क्लस्टर ऑफ एक्टिन प्रोटीन मौजूद है। अब इन दोनों के फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा। अब देखें, ये जो कॉर्टेक्स है ये ऑर्डिनरी साइटोप्लाज्म से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इनमें खास तरह के केमिकल्स मौजूद हैं। अब देखें, जो कॉर्टेक्स है ये सेपरेट है जो ऑर्डिनरी साइटोप्लाज्म विद इन द एग मौजूद है। इसकी जो लेयर है ये एग के अराउंड मौजूद होती है, पेरिफेरी साइड पे मौजूद होती है। एग की किस साइड पे मौजूद होती है, पेरिफेरल साइड पे मौजूद होती है। लेट करेंगे ये जो पेरिफेरल साइड है ना, इस पे क्या मौजूद है हमारे पास, इस पे हमारे पास मौजूद है कॉर्टेक्स मौजूद है। कॉर्टेक्स क्या है, रिम ऑफ साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, थिन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हमने चूंकि बात की कि जो कॉर्टेक्स है इसमें एक तो लार्ज नंबर ऑफ वेसिकल्स मौजूद है जिन्हें हम कॉर्टिकल वेसिकल्स का नाम दे चुके हैं। ये देखें, ये क्या है हमारे पास,
कॉर्टिकल वेसिकल, ये हमारे पास है कॉर्टिकल वेसिकल्स। इसके साथ साथ हमारे पास मौजूद है एक खास तरह के क्लस्टर ऑफ एक्टिन प्रोटीन। लेट करें ये एक्टिन प्रोटीन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की सूरत में मौजूद है, जिन्हें क्या कह रहे हैं, क्लस्टर ऑफ एक्टिन। जब तक स्पर्म और एग आपस में बाइंड नहीं हुए थे रिसेप्टर साइट के थ्रू और केमिकल और उनके रिसेप्टर्स के थ्रू ये अटैच नहीं हुए थे, उस वक्त जो क्लस्टर ऑफ एक्टिन अपनी ओरिजिनल हालत में ऐसे मौजूद था, इस सूरत में क्लस्टर मौजूद था। बट जब ये आपस में अटैच हो गए, अंदर एंजाइमेटिक सीरीज एक्टिव हो गई, तब ये क्या हो जाएगा, ये जो एक्टिन सीरीज है ये क्लस्टर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में तब्दील हो जाएंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में तब्दील हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉर्टेक्स कैसे स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में अपना अहम किरदार अदा करता है। अब हमें पता है कि हम पैरेलल सीरीज में अगर हम देखें, डिस्कस करें, तो इन केस ऑफ स्पर्म हमारे पास क्या मौजूद था, हमारे पास एक्रोसोमल वेसिकल्स मौजूद थे। क्या मौजूद थे? एक्रोसोमल वेसिकल्स। जबकि इन केस ऑफ एग हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉर्टिकल वेसिकल्स मौजूद हैं। अब मजीद आगे बढ़ने से पहले हम इनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज देख लेते हैं कि कॉर्टिकल वेसिकल्स और हमारे पास जो एक्रोसोमल वेसिकल्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज कौन सी हैं और डिफरेंसेस कौन से हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इनके सिमिलैरिटीज। बोथ आर मार्कर्स आर इंडिकेटर्स, ये जो दोनों हैं वो क्या है, मार्कर्स हैं या इंडिकेटर्स हैं, किसके, एग एंड स्पर्म रिस्पेक्टिवली। बात करने का मकसद ये है कि ये जो कॉर्टिकल वेसिकल्स हैं ये एग के इंडिकेटर हैं, और जो हमारे पास एक्रोसोमल वेसिकल्स हैं वो स्पर्म के जो हैं इंडिकेटर्स हैं। दूसरा ये है कि बोथ रिमेन्स इनएक्टिव अनटिल स्टिमुलेटेड बाय ईच अदर। बात करने का मतलब यह है कि चाहे हमारे पास कॉर्टिकल वेसिकल्स हैं चाहे एक्रोसोमल वेसिकल्स हैं, दोनों इनएक्टिव रहेंगी। कब तक इनएक्टिव रहेंगी? जब तक एग जाके एग के केमिकल स्पर्म को एक्टिव नहीं करेंगे और स्पर्म के केमिकल जाके एग को एक्टिव नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पर हमारे पास है बोथ आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। चौथे नंबर पे देयर केमिकल्स आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। जी हाँ, दोनों के केमिकल्स इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होंगे, और वो कब एक्टिव होंगे? जब इनके केमिकल जाके एक दूसरे के रिसेप्टर्स के साथ अटैच होंगे और इन दोनों के अंदर एक एंजाइमेटिक सीरीज ऑफ चेंज अकर होगी। फिर हम देखेंगे बोथ प्ले रोल इन फर्टिलाइजेशन। जी, दोनों ही फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। एक्रोसोमल तो हम देख चुके हैं, आज हम देखेंगे कि कॉर्टिकल जो हमारे पास वेसिकल्स हैं या ग्रेन्यूल्स हैं वो किस तरह फर्टिलाइजेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। अब देखें, अब इनमें डिफरेंसेस हम देख रहे हैं कि डिफरेंस कौन कौन से हैं। नंबर एंड साइज ऑफ बोथ आर डिफरेंट। जी हाँ, जो एक्रोसोमल वेसिकल है, इन केस ऑफ स्पर्म वो एक सिंगल एक्रोसोमल वेसिकल है और उसका साइज लार्ज है। जबकि हम देखते हैं कि जो एग में कॉर्टिकल फिलामेंट, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो क्या है, लार्ज नंबर में मौजूद है और उनका साइज क्या है, स्मॉल है। फिर हम देखते हैं इन स्पर्म सिंगल लार्ज एक्रोसोमल बैग इज प्रेजेंट इन एग, थाउजेंड्स ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। एक्रोसोमल बैग कंसिस्ट ऑफ ओनली डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स। हमने देखा था कि जो एक्रोसोमल बैग में सिर्फ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स है। आज हम देखेंगे कि जो कॉर्टिकल बैग है उसमें डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स भी हैं और उनके साथ साथ नॉन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स भी हैं, मतलब उनमें प्रोटीनेशियस एंजाइम्स भी हैं और नॉन प्रोटीनेशियस मटेरियल भी उनके अंदर मौजूद है। अब हम अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जो स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी है वो क्या होता है। एक्चुअली जो कॉर्टिकल रिएक्शंस हैं वो बेसिकली स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी है। वो स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी को क्या करते हैं, लीड करते हैं। वही आज हम डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह लीड करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं जो हमारे पास कॉर्टिकल वेसिकल्स हैं उनमें कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं। इनमें डाइवर्सिटी ऑफ केमिकल्स मौजूद है, 4 तरह के इनमें केमिकल्स मौजूद हैं। सबसे पहले है हमारे पास सीरीन प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस नाम से ही जाहिर हो रहा है ये एक तरह का क्या है, एंजाइम है। दूसरा क्या है हमारे पास, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है परऑक्सीडेजेस और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। अब देखें, अब इनके फंक्शंस हम वन बाय वन देखेंगे कि ये किस तरह स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में हेल्प आउट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब एग के साथ क्या होता, स्पर्म अटैच नहीं हुआ था तो ये एक खास तरह की लेयर्स में अरेंज हुए पड़े थे
और अगर स्पर्म आगे के साथ अटैच भी हो जाता है तो ये वेव लाइक पैटर्न में अपना काम करेंगे। मतलब कभी अप्स कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। मतलब ये है कि एक तरतीबवार पहले एक केमिकल अपना काम करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा। इस तरह से ये काम करेंगे। अब मैं आपको एक जनरल स्ट्रक्चर बता देता हूं, उसके बाद इनके फंक्शंस देखेंगे। ये जो केमिकल्स के मैंने नाम लिए, ये स्लो ब्लॉक्ड पॉलीसल्फर में किस तरह अहम किरदार अदा करते हैं। पहले ये स्ट्रक्चर देख लें कि लेट करें कि ये हमारे पास जो स्पर्म है अभी इसके साथ अटैच नहीं हुआ था। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, बाइंडिंग रिसेप्टर साइट है। ये क्या है हमारे पास, बाइंडिंग रिसेप्टर साइट है, ठीक है। अब देखें, इसके अंदर ये कॉर्टिकल वेसिकल्स मौजूद हैं और इनमें लेयर्स मौजूद हैं डिफरेंट तरह के केमिकल्स की। इसके साथ ये जो हमारे पास है ये एग लेयर है, एग लेयर। और एग लेयर के ऊपर जो मौजूद है हमारे पास ये है वाइटल लाइन इनवेलप। क्या मौजूद है, वाइटल लाइन इनवेलप, वाइटल लाइन इनवेलप। वाइटल लाइन इनवेलप का हमें पता है, जो ये किससे मिलकर बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन। किससे मिलकर बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से। अब जो एग लेयर है और जो वाइटल लाइन इनवेलप है, ये आपस में किसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ये वाइटल लाइन क्लिप्स के थ्रू जुड़े होते हैं। ये देखें, वाइटल लाइन क्लिप्स के थ्रू जुड़े होते हैं। ये तो थी हमारी डिस्कशन जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ था। इसका मतलब ये था अनफर्टिलाइज्ड एग। क्या था, अनफर्टिलाइज्ड एग। अब फर्ज करें कि हमारे पास एक स्पर्म आ जाता है और ये देखें, ये उसके साथ एक्रोसोमल फिलामेंट और फ्यूजोजेनिक प्रोटीन्स आके अटैच हो गई रिसेप्टर साइट के ऊपर। किसके साथ अटैच हो गई, रिसेप्टर साइट के ऊपर। जब ये रिसेप्टर साइट के साथ अटैच हो गई, अब क्या होगा, अंदर जो है वो चेंजेस पैदा होगी। क्या होंगी, डिफरेंट तरह की चेंजेस, एंजाइमेटिक चेंजेस होंगी। कुछ एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे, कुछ डीएक्टिव हो जाएंगे। पहले मैंने जैसे आपको बताया कि फास्ट ब्लॉक्ड पॉलीस्पर्मी का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो आयोनिक आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो विद इन 1 सेकेंड ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि अब जो फास्ट स्लो ब्लॉक्ड पॉलीस्पर्मी है उसमें एक तो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब केमिकल्स मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा फास्ट ब्लॉक्ड पॉलीस्पर्मी की निस्बत स्लो होगा। जब स्लो होता है, हमने बात की थी कि जो फास्ट ब्लॉक्ड पॉलीस्पर्मी है विद इन सेकंड स्टार्ट हो जाती है, बट जो स्लो ब्लॉक्ड पॉलीस्पर्मी है विद इन 1 मिनट स्टार्ट होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसको 1 मिनट क्यों लगता है वो अब हम देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास कॉर्टिकल वेसिकल्स है इसमें केमिकल्स वेव लाइक पैटर्न में मौजूद होते हैं, लेयर्स में मौजूद होते हैं। किस तरह लेयर्स में मौजूद होते हैं, लेट करें कि ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, ये वेसिकल्स है, कॉर्टिकल वेसिकल है। क्या है, कॉर्टिकल वेसिकल है। अब इसमें लेट करें पहली जो लेयर है वो सीरीन प्रोटीएजेस की है, दूसरी लेयर हमारे पास है म्यूकोपोलिसैकेराइड की है, थर्ड लेयर पेरोक्सीडेजेस की है, फोर्थ लेयर प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स की है। अब क्या होगा, क्योंकि ये लेयर्स में मौजूद है तो ये 1 बाय 1 अपना फंक्शन परफॉर्म करते जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं सीरीन प्रोटीएजेस, ये क्या काम करते हैं। जो सीरीन प्रोटीएजेस है, जब यहां से ये एंजाइम्स एक्टिव होंगे उसी वक्त ही जब स्पर्म और एग आपस में बाइंडिंग साइट से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उसी वक्त ही क्या करता है, हमारे पास स्लो ब्लॉक्ड पॉलीस्पर्मी भी स्टार्ट हो जाता है, बट कंप्लीट कब होता है, विद इन 1 मिनट, ठीक है ना। अब ये इसके साथ स्टार्ट हो गया। अब क्या करेगा, जो सीरीन प्रोटीएजेस है ये 3 काम करेगा। सबसे पहले क्या काम करेगा, जो ये हमारे पास वाइटल लाइन इनवेलप है इसके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन है, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, उसको क्या कर देगा, इनगल्फ करना स्टार्ट कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि प्रोटीएजेस ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम के तौर पर काम करेगा और प्रोटीन को क्या करेगा, तोड़ देगा। ऐसा नहीं होगा कि ये कंप्लीट हमारे पास जो वाइटल लाइन इनवेलप है उसको ब्रेकआउट करेगा, नहीं, इतने एंजाइम्स नहीं होते कि वो पूरी लेयर को तोड़ सकें, बट ये इसके कुछ कुछ पार्ट्स को, कुछ कुछ इनके जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करता जाएगा। जब ये इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा तो इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स पे। अब जब ये इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा तो इसका मतलब क्या है, जो सीरीन प्रोटीएजेस है वो वाइटल लाइन इनवेलप की फंक्शनल एबिलिटी को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। ये तो हो गया इसका पहला काम। तो इस सूरत में क्या होगा, जब ये इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये यहाँ से इसके क्लिप्स जो है वाइटल लाइन क्लिप्स, ये क्या होते जाएंगे, ब्रेकआउट होते जाएंगे और ये फंक्शनली क्या होता जाएगा, वाइटल लाइन इनवेलप
हमारे पास इनएक्टिव होता जाएगा और ये एक बड़ी लेयर के तौर पर ऐसे काम कर देगा। ठीक है, अब ये जो इसका दूसरा काम है वो क्या काम, आप देखें, क्योंकि जब इसने पहला इसका काम कर दिया कि वाइटल लाइन इनवेलप के जो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्लिप्स लगे हुए थे उनके बॉन्ड्स को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसका मतलब इसने वाइटल लाइन इनवेलप को फंक्शनली क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, तोड़ दिया, खत्म कर दिया। अब जब ये फंक्शनली ब्रेकआउट हो गया, हमें पता है कि ये जो मैसेंजर जाता है पानी के थ्रू केमिकल्स की सूरत में कहाँ तक, स्पर्म तक, वो किसके थ्रू जाता है, वाइटल लाइन के ऊपर, वाइटल लाइन इनवेलप के ऊपर मौजूद केमिकल जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। अब जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो इसका मतलब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं भेजेगा, जो दूर पड़े हुए स्पर्म्स हैं वो एग के करीब नहीं आएंगे। ये पहला काम हो गया। लेकिन हमें पता है कि एक ही वक्त में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म आ सकते हैं, तो उसके लिए नेचर ने क्या हल रखा हुआ है। दूसरे नंबर पे जो इसका काम है वो क्या करेगा, जो हमारे पास सीरीन प्रोटीएजेस हैं वो हमारे पास रिसेप्टर साइट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये कहने का मतलब जो इसके ऊपर रिसेप्टर साइट है ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर है। अब क्या करेगा, ये पूरे इस रिसेप्टर साइट को ब्रेक नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको बताया वाइटल लाइन इनवेलप की तरह ये इसके अंदर भी कुछ इसके क्या कर देगा, पेप्टाइड्स बॉन्ड्स को तोड़ देगा। क्या कर देगा, पेप्टाइड्स बॉन्ड्स को तोड़ देगा, जिससे इसकी भी फंक्शनल एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। और ये क्या बना देगा, एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। क्या बना देगा, एक हमारे पास टनल लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। जो तीसरा नंबर पर काम है सीरीन प्रोटीएजेस का, वो क्या है, हमारे पास जो आने वाले स्पर्म है जो रिसेप्टर तक पहुंच चुके हैं या रिसेप्टर के करीब हैं, जब ये सीरीन प्रोटीएजेस इस लेयर के साथ पास मौजूद हैं तो ये क्या कर देगा, इनको तोड़ देगा। स्पर्म आने वाले, क्योंकि हमें पता है स्पर्म के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि स्पर्म की नेचर भी प्रोटीनेशियस नेचर है, उसके अंदर भी प्रोटीन्स मौजूद हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। तो ये जो सीरीन प्रोटीएजेस है स्पर्म को भी क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ये तो इसके हो गया फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन चुका है। जब ये सीरीन प्रोटीएजेस अप्लाई हो गया ना तो फिर ये इस तरह का, ये एग इनवेलप है, ठीक है, एग लेयर है, इसके ऊपर ये इस तरह के स्ट्रक्चर आ जाएंगे, ये इस तरह के बन जाएंगे, इस तरह के, ये इस तरह के। पहले इस तरह का स्ट्रक्चर था। अब क्या होगा, क्योंकि जो हमारे पास वाइटल लाइन क्लिप्स हैं वो अब ब्रेकआउट हो चुके हैं, किसकी वजह से, सीरीन प्रोटीएजेस की वजह से। अब जो हमारे पास एग के अंदर मौजूद कॉर्टिकल वेसिकल्स हैं उसके अंदर जो केमिकल की दूसरी लेयर है वो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अब क्या होगा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड इस एग से बाहर आएंगे, बाहर एग और वाइटल लाइन इनवेलप के साथ क्या हो जाएंगे, इसके अंदर स्पेस जो अब बन चुकी है इसके अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। म्यूकोपॉलीसेकेराइड नाम से ज़ाहिर होता है, म्यूको का मतलब म्यूसिलेजिनियस स्ट्रक्चर है, चिपचिपा मटेरियल है। अब क्या होगा, जब ये म्यूकस या म्यूसिलेज अंदर आएगा, क्या आ जाएगा, म्यूसिलेज अंदर आने से एक पोटेंशियल ग्रेडियंट पैदा हो जाएगा। इस वाइटल लाइन इनवेलप और जो एग मेम्ब्रेन है इनके दरमियान जब म्यूसिलेज इकट्ठा होगा तो इसमें एक पोटेंशियल ग्रेडियंट पैदा हो जाएगा। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट पैदा हो जाएगा, हमें पता है कि जब एग के बाहर जो समंदर का पानी है वो बहुत ज्यादा है और एग के अंदर इस जगह पे पानी बहुत कम होगा। ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था कि वाटर हायर लेवल टू लोअर लेवल एंटर हो जाता है, तो बाहर से पानी रश आउट होगा अंदर की तरफ, ये देखें, ड्यू टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसमें क्या होगा, ग्रेडियंट की वजह से, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, पानी अंदर आएगा। अब पानी जब अंदर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा कि जेली लाइक मटेरियल बन जाएगा, विस्कस मटेरियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विस्कस मटेरियल बन जाएगा, जेली लाइक विस्कस मटेरियल बन जाएगा। अब ये जब जेली लाइक विस्कस मटेरियल बन जाएगा तो जो स्पर्म इसके थ्रू एंटर होने थे वो एग लेयर तक नहीं पहुंच सकेंगे, उनकी राह में हिंड्रेंसेस क्रिएट हो जाएगी। हमें पता है कि जब कोई चीज विस्कस हो जाती है उसमें से पास आउट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो यही वजह है कि एक नेचर ने एक और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रख दिया है, किसकी सूरत में, म्यूसिलेज म्यूकस म्यूकोपॉलीसेकेराइड की सूरत में। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये जो लेयर बन जाएगी, इसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन इनवेलप। क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन इनवेलप, फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइज्ड इनवेलप, इसे हम कहेंगे फर्टिलाइज्ड इनवेलप। फर्टिलाइज्ड इनवेलप इसको हमने क्यों नाम दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये अब क्या है, एक एग और स्पर्म तो आपस में मिल चुके हैं, उनका अब चांस है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है।
तो इसको हमने इसलिए फर्टिलाइज्ड इनवेलप का नाम दे दिया। एक्चुअली ये फर्टिलाइज्ड इनवेलप है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है वाइटल लाइन इनवेलप की। किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है? वाइटल लाइन इनवेलप की। ये तो हो गई यहां तक की बात। लेकिन हमें पता है कि जब पानी और ये म्यूकस मटेरियल आपस में आके एक विस्कस मटेरियल, विस्कस लेयर बना देंगे, तो अब क्या होगा, जो ये लेयर है हमारे पास वाइटल लाइन और एग, ये इतनी मजबूत नहीं रहेंगी, इतनी इंटैक्ट नहीं रहेंगी, ये अंडर डेंजर रहेंगी, खतरे के अंदर आ जाएंगी। क्योंकि हमें पता है कि ये हमने इसको, इस लेयर को क्या करना है, फर्टिलाइज्ड इनवेलप को मेंटेन करना, रखना है। कब तक? जब तक स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं होते और हमारे पास रैंडम फर्टिलाइजेशन यानी क्या क्लीवेज का प्रोसेस नहीं होता। अब इसको मेंटेन करने के लिए नेचर ने क्या किया है, हमारे पास पेरोक्साइड्स की एक लेयर रख दी है। किसमें? कॉर्टिकल वेसिकल के अंदर। अब पेरोक्साइड्स के दो काम है, एक तो विद इन एग है, जब फ्यूजन का प्रोसेस होगा उसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसका एक काम है एग के बाहर, मतलब वाइटल लाइन इनवेलप और एग जो हमारे पास मेम्ब्रेन है इसके दरमियान। अब ये क्या काम करेगा, जो पर ऑक्सीडेजेस है ये इसमें वाइटल लाइन इनवेलप और एग मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद हमारे पास जो प्रोटीन्स होंगी, एक्चुअली ऑलमोस्ट एवरी प्रोटीन में ट्रिप्सिन अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? ट्रिप्सिन अमीनो एसिड होते हैं। अब ये पेरोक्सीडेज क्या काम करेगा, एक प्रोटीन के ट्रिप्सिन और दूसरी प्रोटीन के ट्रिप्सिन को आपस में क्या कर देगा, अटैच कर देगा, बाइंड कर देगा। इससे क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हमारे पास मजबूत हो जाएगा, इंटैक्ट हो जाएगा। अब ये तीसरा काम भी नेचर ने कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास जो चौथा काम आता है वो आता है प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स का। किसका काम आता है? प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स का। कॉर्टिकल वेसिकल में एक चौथी लेयर मौजूद होती है प्रोटेक्टिव प्रोटीन की। इन केस ऑफ सी अर्चिन हमारे पास दो तरह की प्रोटेक्टिव प्रोटीन मौजूद है, एक हाइलिन मौजूद है, दूसरी फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन मौजूद है। एक हाइलिन मौजूद है, दूसरी फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन मौजूद है। अब ये क्या काम करेंगी, ये कॉर्टिकल वेसिकल से बाहर आएंगी और वाइटल लाइन इनवेलप के ऊपर क्या कर देंगी, ऐसे एक लेयर की तरह बना देंगी, एक ऐसे लेयर बना देंगी। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर होंगी, इनके अंदर से स्पर्म एंटर नहीं हो सकेगा, इनके ऊपर से क्या होगा, स्पर्म एंटर नहीं हो सकेगा। इसको मैं वाज़ेह तौर पर ड्रा कर देता हूं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, ये इस तरह, ये अंदर ये एक्टिन मौजूद है और ये लेयर, ये दो लेयर्स प्रोटीन की मौजूद हो जाएंगी। ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, एक लेयर और ये दूसरी लेयर। एक होगी हमारे पास हाइलिन, दूसरी फाइब्रोनेक्टिन की। अब ये लेयर्स क्या करेंगी, जो आने वाला स्पर्म होगा उसको क्या करेंगी, अलाउ नहीं करेंगी, उसकी एंट्री को रोक देंगी। किसके अंदर? वाइटल लाइन इनवेलप के थ्रू एग के अंदर। तो ये था सारा प्रोसेस कॉर्टिकल हमारे पास जो ग्रेन्यूल्स हैं उसका। अब यहां तक हमने देख लिया कि नेचर ने हमारे पास स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी के लिए जो परमानेंट सोल्यूशन है उसके लिए 4 प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रख दिए जो हमने डिस्कस किए हैं। अब ये देखिए, जरा सोचें कि जब हमारे पास ये ऊपर प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स आ गई, जब फ्यूजन हो जाएगी स्पर्म के न्यूक्लियस की और एग के न्यूक्लियस की, उसके बाद फर्टिलाइज्ड ज़ाइगोट बन जाएगा। ज़ाइगोट के बाद हमारे पास क्या होगी, क्लीवेज का प्रोसेस होगा। उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन होगी सेल्स की। अब जब सेल्स बहुत ज्यादा तादाद में लटकर यहाँ पे बन गए, ठीक है, तो अब इसने फटना भी तो है, सेल्स ने बाहर भी तो आना है। तो वो कैसे आएंगे, जबकि इसके ऊपर तो 2 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स मौजूद है प्रोटीन्स की। उसके लिए भी नेचर ने एक मैकेनिज्म रखा है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, जब इसके अंदर क्लीवेज हो जाएगी, जब सेल्स बाहर आना पड़ेंगे सेल्स को, तो ये क्या करेंगी, इन प्रोटीन्स को क्या कर देंगे, ब्रेकआउट कर देंगे और सेल्स बाहर आ जाएंगे। तो ये था कि देखें कि अल्लाह ताला ने कितना ही इंसान के अंदर एक तरतीब के अंदर हर चीज़ बनाई हुई है। अगर हम अपने ऊपर ही गौर करें तो अल्लाह ताला की, हम कहेंगे कि हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी निशानियों को झुटला सकते हैं। इंसान अगर थोड़ा सा गौर करे तो क्या कुछ कर नहीं सकता, क्या कुछ देख नहीं सकता। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की कुदरत के जो तारीफ़ें हैं वो करते रहें, अल्लाह ताला की जो कुदरत के मज़ाहिर हैं उनको बयान करते रहें। तो ये था आज का ओवरऑल टॉपिक। अगर इस हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है, इस टॉपिक में से आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा। और साथ ही आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली अपडेट और वीडियो जो ज़ूलॉजी या बायोलॉजी के रिलेटेड है आप तक पहुँच सके।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गई होगी। एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ओवरव्यू ले लिया फास्ट ब्लॉक टू पोली स्पर्मी, फिर हमने बात की कि स्लो ब्लॉक टू पोली स्पर्मी उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है जब स्पर्म और एग एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं रिसेप्टर साइट के थ्रू। अब चूंकि इसके अंदर जो कार्टिकल वेसिकल्स हैं उनमें डिफरेंट तरह के केमिकल्स मौजूद हैं वेव लाइक पैटर्न में, और वो बारी बारी अपनी बारी पे बाहर आते हैं और काम करते हैं, तो इसलिए इसे 1 मिनट लग जाता है। जबकि जो हमारे फास्ट ब्लॉक टू पोली स्पर्मी है वो ड्यू टू किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से होती है, और आयोनिक रिएक्शन तेज होते हैं, जबकि ये एंजाइम्स की वजह से हो रही है, ये थोड़ी स्लो हो रही है इसी वजह से। दूसरा हमने बात की कि अनफर्टिलाइज्ड एग की सूरत में क्या मौजूद था, एक एग लेयर मौजूद थी और एक वाइटल लाइन इनवलप मौजूद था। वाइटल लाइन इनवलप वाइटल लाइन क्लिप्स के थ्रू जुड़ा हुआ था, और जो वाइटल लाइन इनवलप है वो पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, हमें पता है। फिर हमने डिफरेंसेस देखे, सिमिलैरिटीज देखी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स और एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स की। इसके साथ साथ हमने फिर देखा जो कॉर्टिकल वेसिकल्स के अंदर 4 तरह के केमिकल्स मौजूद थे, सीरीन प्रोटीएजेस, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, पेरोक्सीडेजेस और प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। उनका हमने देखा कि वो स्लो ब्लॉक टू पोली स्पर्मी में किस तरह अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमने देखा कि जो सीरीन प्रोटीएजेस थे उसने उन्होंने 3 काम किए, ग्लाइकोप्रोटीन को ब्रेक किया, उसके अलावा रिसेप्टर साइट को ब्रेक किया और टनल की सूरत दे दी, और उसके अलावा स्पर्म डिस्ट्रक्शन में भी अहम किरदार अदा किया। फिर हमने देखा कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड आ गए किसके अंदर, वाइटल लाइन इनवेलप और एग लेयर के दरमियान। उन्होंने आके ऑस्मोटिक ग्रेडियंट प्रोड्यूस किया, बाहर से पानी अंदर आया और एक क्या बन गया हमारे पास, विस्कस मटेरियल बन गया, जिसने स्पर्म की एंट्री को क्या कर दिया, मजीद डिफिकल्ट बना दिया। उसके अलावा हमने फिर देखा कि ये तो इसको तो बरकरार रखना है कब तक, जब तक एग का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते। तो उसको बरकरार रखने के लिए नेचर ने पेरोक्साइड्स की लेयर दी है। वो क्या काम करती है, एक प्रोटीन की ट्रिप्सिन को दूसरी प्रोटीन की ट्रिप्सिन के साथ बाइंड कर देती है और ये स्ट्रक्चर को इंटैक्ट कर देती है। फिर हमने देखा कि नेचर ने एक आखिरी मैकेनिज्म रखा है, 2 तरह की प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स लगा दी जिसने एंटी स्पर्म को बिल्कुल ही रोक दिया, और वो प्रोटीन्स कौन सी थी, हायालिन और फाइब्रिनोनेक्टिन। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अगर कोई बेहतरी करनी है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।